जैसे यस यस सर। तो हमने लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। उसमें एक तो वही है, आप हमारा बड़ा फेमस जो है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और एक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जो है ना वो यूज़ करेंगे एक्सटेंसिवली। तो ये जैसे हमने कहा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर आप सिलेंड्रिकल में जाना चाहते हैं तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगी, एक्स वाई जी टू आर थीटा जी। तो आर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स एंड जी इज इक्वल टू जी। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड जी इज इक्वल टू जी। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इस मैट्रिक्स के थ्रू हम मल्टीप्लाई करके अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में हम जा सकते हैं। तो इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। और इनकी खूबसूरती ये होती है कि अगर इनका इन्वर्स निकालना हो तो इनका सिर्फ ट्रांसपोज ले लें, तो इसका ट्रांसपोज इसके इन्वर्स के बराबर होता है। और ये जब भी किसी एक्चुअली इस तरह के मैट्रिसेस जो है ना हमें रोटेशन देते हैं, कि जब भी किसी बॉडी की रोटेशन हमने स्टडी करनी हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह के रोटेशन मैट्रिसेस के साथ। अब सिमिलरली अगर हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं तो हमारे पास आर थीटा और फाई जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। थीटा इज द एंगल विद जेड एक्सिस, अभी आगे अगली पावर पॉइंट में मैं दिखाऊंगा। और फाई इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आर विद एक्स एक्सिस। और इसको थीटा को हम जो है ना वो जीनथ एंगल भी कहते हैं, और जो फाई जो है उसको हम एजीमुथल एंगल भी कहते हैं। क्लास में ये नुकसान। अपना अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। आप ना मैं कॉल करता हूँ, मैंने अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास जो है ना वो अभी अगले मैं बल्कि एक फिगर दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये एंगल्स कहाँ कहाँ पे वाक़ हैं। बता रहा हूँ, ये देखिए, ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये किड्स, ये एंगल है विद द जेड एक्सिस थीटा, ये आर है। ये जो जो ब्लू कलर में है ना ये आर है। इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे वो ये वाली लाइन है, ये वाली जिसके साथ मैं कर्सर जो है ना चला रहा हूँ। तो कर्सर चलता हुआ नजर आ रहा है आपको बच्चे? जी सर। ठीक है। यस तो सर। ये इसका प्रोजेक्शन है। इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड द फाई एंगल। तो ये जो वेक्टर खुद जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है दिस इज कॉल्ड द जीनथ एंगल। ये आप लिटरेचर में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। और इसकी जो रेंज होती है जीनथ एंगल की जी की, वो 0 से लेकर पाई तक होती है। आप पॉजिटिव जेड एक्सिस से आप नेगेटिव जेड एक्सिस तक जाते हैं। और ये जो फाई जो है इसकी जो रेंज होती है 0 से लेकर 2 पाई तक होती है। तो इस अगर आप ये वाली रेंजेस यूज करें थीटा और फाई की, तो आप सारी की सारी स्पेस जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी दोबारा जब मैं आऊंगा तो फिर और इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो इसी तरह बच्चे, अगर आपने इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना हो या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें गलती है, यहाँ पे जो नेगेटिव है ना, ये दूसरे रो के अंदर पहली एंट्री जो है इसके साथ माइनस नहीं है, ये प्लस है बेसिकली। आप जब इसको इंटरप्रेट करें, तो मैंने चूंकि पिक्चर ली हुई है तो इसमें मुझसे मॉडिफाई नहीं हो रहा है नेगेटिव साइन। तो आप इसको जो है ना वो माइनस साइन को डिलीट कर दें यहाँ से। ये वाला आप याद रखिएगा। और ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये भी ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। इसी का जो ट्रांसपोज है वो ये नीचे लिखा हुआ है आपके पास ये। और ये जब भी आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे तो ये चीज़ आपको वेल नोन है कि किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है अपने साथ ही 1 देता है, और किसी भी दूसरे जो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है उसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 देगा। और क्रॉस प्रोडक्ट भी आप जो है ना वो इस तरह आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको आप ए डॉट ए और स्क्वायर रूट आप ले लें, ए सब एक्स स्क्वायर प्लस ए सब वाई स्क्वायर प्लस ए सब जी। ये बड़ी सिंपल चीज़ है, लेकिन इसको रिकैप मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम इनको यूज़ करेंगे। ये वेक्टर अलजेब्रा जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वेक्टर कैलकुलस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर।
ए डॉट बी आप ए एक्स बी एक्स प्लस ए सब वाई बी सब वाई प्लस ए सब जी बी सब जी। तो कोई बच्चा रिकॉर्डिंग शुरू किया है किसी बच्चे ने? जी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी सर मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और ए क्रॉस बी जो है ये आपके पास वो वेल नोन आपके पास फार्मूला है, इससे आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। तो अगर स्केलर्स होंगे तो किसी उनका आप वेक्टर के साथ अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो बड़ा आसान है कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। दो वेक्टर्स को आपस में अगर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास दो हैं, बल्कि इन प्रिंसिपल तो तीन है। जैसे ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ए डॉट बी, और एक क्रॉस प्रोडक्ट है, और एक और भी होता है उसको हम आउटर प्रोडक्ट कहते हैं, वो मैं फिर किसी वक्त आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। यानी ये जो दो हैं, जो डॉट प्रोडक्ट है इसका जो रिजल्ट है आपके पास स्केलर क्वांटिटी आएगी, और ए क्रॉस बी का रिजल्ट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर दो वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो है, या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जीरो है, या उनके दरमियान एंगल जो है ना वो 90 डिग्री है और दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हों तो। और इसी तरह आपके पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको आप जो है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट को आप जो है ना वो इस तरह देख सकते हैं। आपके पास जो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको आप जो है ना वो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और एन इज द यूनिट वेक्टर जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी दोनों मौजूद होते हैं। और ये जो वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता आपके पास। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए भी और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी, और एसोसिएटिव लॉ जो है ना डॉट प्रोडक्ट के लिए तो होल्ड करते हैं लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट्स के लिए होल्ड नहीं करते। ये भी यूनिट वेक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप है। ये चीज आपने पढ़ी भी होगी लेकिन इसका रीकैप करना जरूरी है क्योंकि इसको हम यूज करेंगे काफी दफा अपने इस पूरे कोर्स के अंदर। कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स हों उनका प्रोडक्ट लें तो वो भी स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से कहते हैं, अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हों तो ए क्रॉस बी डॉट सी, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अगर किसी आपके पास पैरेलल पाइप्ड है तो उसकी तीन डायरेक्शंस दे दें जो ए बी और सी। तो अगर इनका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, ये उसके वॉल्यूम के बराबर आएगा आपके पास ये। तो इसको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है कि ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए, और ये जो तीन चार पांच किस्म के रिलेशनशिप्स हैं ये इनको हम अल्टरनेटिवली यूज करेंगे। और जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये जो आखिर में दो चीजें लिखी हैं बच्चे आपने याद रखनी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। और अगर आपके पास बी क्रॉस सी पहले मालूम करते हैं और फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी मालूम करते हैं तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो ये फार्मूला भी बच्चों आपने अच्छी तरह याद रखना है, इसको भी हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आप अभी तक जो पढ़ते रहे ना उसमें जब आप लिखते थे किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लेते थे वाई होता था, वाई के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता था जे होता था, और जी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता था उसको आप के लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम जरूरी नहीं कि हम उन्हीं के साथ जो है ना वो फिक्स होंगे। अब हमारे पास लिबर्टी है, हम डिफरेंट किस्म की जो है ना वो यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन जो है यूनिट वेक्टर्स के लिए। तो ज्यादातर बुक्स में ये यूज करता है ए सब एक्स ऊपर हेड लगा देते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस,
ए सब वाई ऊपर हैट लगा देंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ए सब जी ऊपर हैट लगा देंगे। जब भी हैट मौजूद होगा इसका मतलब है दिस इज द यूनिट वेक्टर, और जहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट होगा वो डिपेंड कर रहा है। बाज़ औक़ात ए के बजाय ई भी लिखते हैं कुछ बुक्स वाले, तो ये मुख्तलिफ बुक्स में आप जाएंगे तो ये चीज़ जो है ना वो आपको वेरी करती हुई नजर आएगी। ए सब एक्स हैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स, ये इंक्रीजिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर डिक्रीजिंग एक्स वाला होगा तो फिर माइनस हो जाएगा ये। A sub y hat points in the direction of increasing y, and A sub z hat points in the direction of increasing c. ये वाले जो थे ये तो वेल नोन थे, आप फैमिली, ये वाले थोड़े से शायद आपके लिए नए होंगे। जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं तो हमारे पास वहां भी 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस होती हैं। ये वाली भी तीनों डायरेक्शंस म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर आप ए सब एक्स हैट डॉट ए सब वाई हैट मालूम करेंगे तो ये जीरो होगा। इसी तरह ए सब वाई हैट डॉट ए सब जी हैट, ये भी जीरो होगा। ये तो आप बड़े फैमिलियर हैं जो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला शायद कुछ बच्चों के लिए नया हो, शायद कुछ ने पहले से इसको जो है इमेजिन करने की कोशिश की हो। तो यहाँ पे जो किड्स जो 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस हैं वो ए सब आर है, यूनिट वेक्टर अलोंग आर डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन जो सिलेंडर का रेडियस होता है उसके अलोंग, और ए सब फाई हैट ये अजीमुथल डायरेक्शन जो है उसमें यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फाई। ये देखिएगा कि ये आपके पास देखिए ये या एक्स वाई प्लेन में इमेजिन करें ऐसे आप मूव करके एक सर्कल मुकम्मल करते हैं। तो अगर आपने किसी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन लेनी है कि जो ए सब फाई हैट की डायरेक्शन हो, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, जो टेंजेंट होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए सब फाई हैट। एक्सक्यूज मी और सर, ए सब जी तो उसी तरह का ही है जैसे आप जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। तो ये अगर पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप, मैं थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये जो फाई की जो डायरेक्शन है ये तो हर वक्त चेंज हो रही है ना, तो हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हर तो नहीं दे वक्त चेंज, सकते? हर वक्त चेंज होगी, ये हर वक्त चेंज होगी। अभी अभी आगे चल रहे हैं हम, मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास ऐसे वेक्टर्स भी होंगे कि जिनमें डायरेक्शन चेंज हो रही है बॉडी की, ठीक है, लेकिन वो वेक्टर्स होंगे हमारे पास। तो आप थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट जो है जनरलाइज होंगे। सर तो ये तो एट एनी टाइम टी एंगल फाई के ऊपर देखिए उसका जो ताल्लुक है ये है कि अगर मैं एंगल इतना है, इतने एंगल के ऊपर आपकी डायरेक्शन क्या है, तो वहां पे आप जो टेंजेंशियल डायरेक्शन बनेगी दैट विल बी डायरेक्शन अलोंग फाई। जी सर तो फिर ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे हर वक्त जबकि ये डायरेक्शन चेंज हो रही हर है? हर वक्त परपेंडिकुलर होंगे कि जब भी आप इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी जीरो। ये नई चीज है आपके लिए, तो इसको थोड़ा सा आप डाइजेस्ट कर लें, ठीक है। सही है सर। और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा ये, ठीक है। आप देखिए इसमें बच्चे आपको ना ये देखिएगा, इसको ना मैं समझाता हूँ कैसे परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं। आप बच्चे किसी प्लेन के अंदर ना सर्कुलर मोशन देखें, किसी प्लेन के अंदर सर्कल के लॉन्ग मोशन देखें, तो किसी भी सर्कल के ऊपर पॉइंट लें तो जो सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल तक जो लाइन आती है वो कौन सी बच्चे कहलाएगी? वो रेडियल डायरेक्शन कहलाएगी ना। जी सर। यस सर। ठीक है, और उसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लिखें तो क्या होगा बच्चे? वो आपस में क्या होंगे? ऑर्थोगोनल हो, परपेंडिकुलर होंगे या नहीं? 90 डिग्री का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। ठीक है, आप थोड़ा आगे चले जाएं तो वहां पे भी देखें कि जो रेडियस की डायरेक्शन भी तो चेंज होगी है ना, वो नहीं रही। जी सर। आपकी फाई की डायरेक्शन भी चेंज होगी। एग्रीड? यस यस सर। और अगर आप इस फिगर को बच्चे गौर से देखें तो आपके पास जो फर्ज की आर है और फाई है, ये दोनों एक्स वाई प्लेन के अंदर है या किसी ऐसे प्लेन के अंदर है विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। सही है। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? यस यस सर। यस सर। तो किड्स जो z एक्सिस है वो तो परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के भी और एनी प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। यस सर। So now you can imagine very easily कि r, phi और z, a sub r hat, a sub phi hat और a sub z hat, all these 3 unit vectors are perpendicular to each other at any time, at any instant of time। ठीक है किड्स? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो बच्चे इसी तरह जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपके पास हो तो वहां पे आप जो है ना वो किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं वापस थोड़ी देर के लिए जाता हूं, जैसे
बच्चे ये आपके पास वेक्टर था, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, यहाँ यहाँ देखिएगा। या आपके पास अगर ए वेक्टर था तो उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक कंपोनेंट वाई के लॉन्ग है और एक जेड के लॉन्ग है। तो उनके कंपोनेंट्स के सम की फॉर्म में किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। एग्जैक्ट इसी तरह जब मेरे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होंगे तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को और उसके जो डिफरेंट डायरेक्शंस के लॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है जो मैं आपको जो है ना वो याद रखवाने की मैं कोशिश करूंगा। ये फिगर क्यों गायब होगी? अभी थोड़ी देर पहले तो नजर आ रही थी। हो गया एनी आगे शायद होगी तो मैं वहां पे आपको बताता हूँ। ओके बच्चे, ये देखिएगा कि ये आपके पास वेक्टर है, कोई यानी ये पॉइंट है, ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तो r जो है ना यहाँ से डिस्टेंस होगा, ये जो एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा एक्सिस से, और ये वाला जो है ना वो फाई एंगल है, और z तो आपके पास ये आपके पास जो है ना वो जीनस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपने पूरी स्पेस जनरेट करनी हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो r जो है उसको वेरी करते हैं, या रो जो है उसको वेरी करते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और जो फाई जो है उसको आप वेरी करते हैं 0 से लेकर 2 पाई तक, और z जो है उसको वेरी करते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। आप में से कोई बच्चा बताएगा कि अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में पूरी स्पेस को जनरेट करने के लिए x कहां से कहां तक वेरी करते हैं, y कहां से कहां तक वेरी करते हैं, और z कहां से कहां तक वेरी करते हैं? Minus minus infinity to infinity. all these three from -infinity to +infinity. वेरी गुड। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये इनकी जो लिमिट्स हैं, इन ऑर्डर टू जनरेट द एंटायर स्पेस क्या होंगी, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, या रो अगर हम कहते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, फाई जो होगा या थीटा कहते हैं अगर आप जो भी आप नाम देना चाहें 0 से लेकर 2 पाई तक, और जो z है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होगा। तो अगर आप किड्स आप लिखना चाहते हैं ना वो इनको यूनिट वेक्टर बाज का ये भी रो हैट है, इसका मतलब क्या होगा, ए सब रो हैट फाई हैट, ए सब फाई हैट वो उसी तरह जी हैट, ए सब जी हैट। तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट का आपस में रिलेशन, इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 के बराबर होंगे। और इसी तरह इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आपस में तो वो क्या होगा, ए सब आर बी सब आर प्लस ए सब फाई बी सब फाई ए सब जी बी सब जी। तो चूंकि ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है आपस में, ए क्रॉस बी आप इसी तरह मालूम कर सकते हैं। इसका आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या आपने डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले से मालूम किया था, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह किड्स स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी हमारे पास इसी तरह जो है ना ये 3 डायरेक्शंस होती हैं, ए सब आर हैट, ए सब फाई हैट और ए सब थीटा हैट। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं हमारे पास जो है ना वो, ये ए सब आर जो है ना ये अगर आप स्फीयर के एक स्फेरिकल शेल अस्यूम करें तो स्फेरिकल शेल के ऊपर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है ना आप मूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपके पास जो है ना ये किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इमेजिन कर सकें तो ए सब आर हैट की डायरेक्शन और ए सब थीटा हैट की डायरेक्शन और ए सब फाई हैट की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो ये भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपस में तीनों डायरेक्शंस हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। और ये उसी तरह ये फाई किसी भी जगह पे टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लें। ओके बच्चे, ये आपके पास जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसमें ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। इसको आप जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली भी देख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को आप बच्चे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स, 1 कंपोनेंट अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, 1 कंपोनेंट अलोंग जीनस डायरेक्शन, 1 कंपोनेंट अलोंग एजीम्यूथल डायरेक्शन। और उसी तरह आप जो है ना वो इनका जो है ना मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो ए सब आर स्क्वायर प्लस ए सब थीटा स्क्वायर प्लस ए सब फाई स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह बच्चे इनके चूँकि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं तो इनके जो बेस वेक्टर जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज यही होगी कि आर हैट
क्रॉस थीटा हैट इज इक्वल टू फाई हैट। जिस तरह आप कहते हैं ना एक्स हैट क्रॉस वाई हैट इज इक्वल टू जी हैट, तो उसी तरह ही आप इनको आपस में जो है ना आप जो है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट इनका आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जैसे आर हैट डॉट थीटा हैट विल बी जीरो, इसी तरह आर हैट डॉट फाई हैट विल बी इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन। तो ये बच्चे वो चीज़ें हैं जो आपने उसी बिल्कुल उसी के पैरेलल याद रखनी है। तो किड्स ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए सब आर बी सब आर प्लस ए सब थीटा बी सब थीटा प्लस ए सब फाई बी सब फाई। एक्सक्यूज मी सर, और बच्चे ए क्रॉस बी जो है आप ऐसे ही मालूम कर सकते हैं जिसका आपने कार्टेशियन में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि ये भी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। तो ये इनकी सॉर्ट ऑफ एक समरी है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं और आपके पास जो है ना वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास क्या होते हैं। और इनका जो ऑर्डर है बच्चे वो इम्पोर्टेंट है, आर फाई जी और आर थीटा फाई। इनको थीटा फाई को आगे पीछे नहीं करना आपने, एज सच ही रखना है आपने इसको। वी डू नॉट एम्फसाइज ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। और यूनिट्स में अब ये चीज़ ना आपने बिल्कुल तवज्जो से सुननी है। अब अगला जो जितना भी लेक्चर है मेरा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आमतौर पर ये चीज़ें मिसिंग होती हैं, इनको बच्चे मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ करना है आपने अगली क्लासेस के अंदर। सर एक क्वेश्चन है जी जी सर, ये रेडियल वेक्टर जो था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये परपेंडिकुलर किस तरह आ रहा था वो बाकी दो के, ये नहीं समझ आई मुझे। हाँ जी बच्चे, ठीक हो गया। आप बच्चे एक स्फेरिकल शेल अस्यूम करें, सही सर, अस्यूम ए स्फेरिकल शेल। तो किड्स उसमें देखें आपके पास ये जो रेडियल डायरेक्शन होगी ना, ये देखें बच्चे ये आपके पास होगी, ये बिल्कुल उससे उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलती हुई जी है ना, सर, बाहर निकलती है सर। एग्रीड जी सर, बच्चे। ये देखें ये जो आर्क आ रही है, ये वाली जो कर्व आ रही है, ये वाली जो कर्व आ रही है, जी इसका जो थीटा, जब देखें ये थीटा एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, यहाँ जेड से आप आर तक आए तो जी सर, आ कहाँ रहा चला है। गया? आ रहा है ना नजर आपको ये, ठीक जी है। सर, आ रहा था। अब बच्चे इसमें उस कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन जो होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, ए सब थीटा की डायरेक्शन होगी। सही 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 तो आप देखें ए सब थीटा और आर परपेंडिकुलर है या नहीं है, है सर। एग्रीड। Yes, उसी तरह आप नीचे ये वाली जो कर्व है बच्चे, ये वाला देखें, ये फाई हैट की डायरेक्शन जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ये भी आप इस चीज को यहाँ पे ले आएंगे, जब इसी चीज को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, देखें आर की डायरेक्शन और ये फाई की डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और जी तो है ही है आपके पास परपेंडिकुलर, एग्रीड। यस सर, क्लियर है। तो आपको एक्चुअली इस कोर्स में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये सारे बच्चों को मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, तो बच्चे इसमें जो 3D विजुअलाइजेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अब वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं बोर्ड में जब आपके सामने पढ़ाऊंगा ना तो यू विल एंजॉय दिस थिंग, ये बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स को आप। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। यहाँ पे मेरी लिखने की जो सलाहियत है वो महदूद होगी है, बस ये फिगर की मदद से मैं समझा सकता हूँ। लेकिन जब बोर्ड पे आपके आखिरी 6 हफ्ते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा आपसे वादा है कि आई मेक यू फील कि आप एवरीबॉडी शुड बी एबल टू इमेजिन कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपेगेटिंग। तो ये इसमें 3D विजुअलाइजेशन बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं जाने दे रहे बगैर समझे। तो ये बच्चे जरूर पूछें और ये आपका हक है। सर तो यहाँ इसमें तक जी जी बच्चे, हमारे पास थीटा जो है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है 0 to 180 डिग्री, सर इसकी जरा रीजन दीजिए। उसकी वजह आप देखें, ये गौर से देखें बच्चे, अब ये अल्फाज से मैं जो है समझाने की कोशिश करूंगा, फिगर मेरे पास यही है बच्चे। इसको आप जो है ना जो ब्लू लाइन है या वेक्टर है, इसको उठा के जेड के पैरेलल ले जाएं, है ना। थीटा क्या होगा उस वक्त जब जेड पे होगा, ये आर जो है 0। अच्छा अब ऐसा करें, इसको वहां पे 2 पाई पे घुमाएं तो वो वही रहेंगे, जेड एक्सेस भी रहेंगे। आप इसको थोड़ा सा ना थीटा की वैल्यू दें और फिर 2 पाई पे घुमाएं। आप थीटा की वैल्यू करते जाएं, चेंज करते जाएं और 2 पाई पे घुमाते जाएं। जब आपके पास थीटा जो है ना यहाँ एक्स वाई प्लेन में आएगा तो कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू, 90 डिग्री। तो उस वक्त तक कितनी स्पेस जनरेट हो चुकी होगी, अपर स्पेस सारी की सारी जनरेट हो चुकी होगी। यस सर। जी सर। अब आप इस तरह नीचे जाएं और इसको 2 पाई पे घुमाते जाएं फाई के लॉन्ग। जब आप बिल्कुल जेड नेगेटिव जेड के पैरेलल आ जाएंगे तो क्या होगा, उस वक्त तक आपके पास थीटा कहां से कहां तक जा चुका होगा, 180 डिग्री तक, 0 से पाई तक। और Yes, sir. कितनी स्पेस जनरेट हो चुकी होगी उस वक्त तक, लोअर हेमिस्फीयर भी जनरेट हो चुका होगा, सारी की सारी स्पेस जनरेट हो चुकी होगी। समझ आ रही है?
Yes. जी सर. So in order to generate the entire space, आपने थीटा कहां से कहां तक मूव किया, 0 से लेकर पाई तक. पाई कहां से कहां तक मूव किया आपने हर दफा? 2 पाई 0 से तक, 2. 2 पाई तक सर. एग्री? समझ आ रही है? Everybody is able to imagine this thing or not? यस सर. सर एक दफा रिपीट कर दें काइंडली. मैं बच्चे दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ. देखें कि आगे पास ये जो z एक्सिस है, जिसको से जो r है, जो इसका जो z के साथ एंगल होता है वही थीटा होता है ना. आप ऐसा करें, r को अस्यूम करें कि ये z के बिल्कुल साथ है, पैरेलल है, उस वक्त थीटा 0 होगा. जी जी. फिर आप इसको थोड़ा सा थीटा की वैल्यू बढ़ाएं और साथ z एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाएं इसको, कोण बनेगी ना. यस सर. थीटा Yes, sir. बढ़ाते जाएंगे, कोण बढ़ती जाएगी, थीटा और बढ़ाते जाएं. जब आप यहाँ पे आएंगे, π/2 पे आएंगे, तो क्या होगा आपके पास? अब सारे का सारा अपर हेमिस्फीयर जनरेट हो चुका होगा उस वक्त तक. यस सर. एग्री? सर इसमें आप नीचे की तरफ आए, उसी तरह घुमाते रहे, तो आपके पास क्या होगा? जब π/2 से लेकर पाई तक मूव करेंगे तो आपके पास क्या होगा? लोअर हेमिस्फीयर भी जनरेट हो जाएगा. तो एक्चुअली जो लिमिट्स जो होती हैं इसलिए होती हैं कि आपके पास पूरी जो स्पेस है, एंटायर स्पेस का आप अहाता कर सकें. इफ r goes from 0 to infinity and theta goes from 0 to pi and phi goes from 0 to 2 pi, तो you will be able to generate the entire space. जी बच्चे. सर इसमें आप कोण को अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंक्रीज कर रही है, इसको अज्यूम कर रहे हैं कोण को कि कोण इंक्रीज कर रही है, तो उससे अपर हेमिस्फीयर और लोअर हेमिस्फीयर. थीटा इंक्रीज करने से कौन इंक्रीज होगी ना बच्चे. ठीक है, कोण का मतलब. आर यू एबल टू इमेजिन और नॉट? यस सर. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. यस सर. Okay, kids, the next thing is very important. इसमें बच्चे आपके पास जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास x एक्सिस है, तो उसके क्रॉस जो छोटी सी लेंथ होगी इसको हम डिफरेंशियल लेंथ कहेंगे, दैट इज इक्वल टू dx. जाहिर है इसके यूनिट्स मीटर्स में होंगे या सेंटीमीटर्स में होंगे, डायमेंशन लेंथ की होगी. इसी तरह y के अलॉन्ग जो छोटी सी लेंथ लेंगे उसको आप dy लेंगे, और z के अलॉन्ग जो छोटी सी लेंथ होगी उसको dz कहेंगे. तो अगर dx into dy into dz will be your elemental volume. ये elemental lengths हैं. dx is the elemental length, dy is the elemental length, dz is the elemental length. तो इसकी बुनियाद पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एलिमेंटल एरियाज, एलिमेंटल वेक्टर्स, एलिमेंटल वॉल्यूम्स हम डिफाइन करते हैं. जैसे फर्ज किया ये आपके सामने एक क्यूब नजर आ रहा है आपको, उसकी लेंथ जो है वो x के लॉन्ग dx है, y के लॉन्ग dy है और z के लॉन्ग dz है. तो बच्चे अगर आप किसी भी ये देखें, जैसे देखिएगा dx x के लॉन्ग, dy कंपोनेंट y के लॉन्ग, dz कंपोनेंट z के लॉन्ग, तो ओवरऑल वेक्टर dl बनेगा. तो dl जो आपके पास डिफरेंशियल डिस्टेंस जो है एज ए वेक्टर जो है अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? x हैट इनटू dx प्लस y हैट इनटू dy प्लस z हैट इनटू dz. यहाँ तक तो बड़ा आसान था. अब किड्स ये देखिएगा कि अगर आप एरियाज लेते हैं जिनको हम डिफरेंशियल एरियाज कहेंगे तो, या डिफरेंशियल सरफेस का एरिया कहेंगे, तो जब भी बच्चे किसी सरफेस को एज ए एरिया लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? जो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन होती है. अब किड्स ये देखें जो राइट हैंड साइड वाला जो फेस है आपका, इसमें बच्चे आपके पास ये देखें ये वाली लेंथ dx है, वर्टिकल लेंथ जो है ना वो dz है. तो इस फेस का एरिया कितना होगा? dx into dz, ये मैग्नीट्यूड होगा उसका, है ना. यस सर. और इसके जो नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा है जो इसके परपेंडिकुलर है? वो y है. तो ये बच्चे जो ds सब y है क्या होगा? dx into dz times y hat. एग्रीड? सिमिलरली बच्चे ये वाला जो एरिया है अगर इसको एज ए वेक्टर लेना चाहते हैं तो dx एक साइड की लेंथ है, dy दूसरी साइड की लेंथ है, तो dx into dy, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? z एक्सिस की डायरेक्शन है, तो z हैट साथ लिख लेंगे. सो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जो आपके पास फेसेस हैं उनके अगर आप डिफरेंशियल एरियाज की बात करेंगे तो वो इन एक्सप्रेशन से मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे. और ओवरऑल बच्चे ये जो 3D है dx dy into dz, दिस विल गिव यू द डिफरेंशियल वॉल्यूम. क्या देगा आपको? ये डिफरेंशियल वॉल्यूम देगा. तो ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी हम बच्चे
एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, खास तौर पे जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कार्टेशियन ज्योमेट्री में, तो फिर इसको यूज करूंगा। अगर सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी तो फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करूंगा। स्फेरिकल सिमेट्री हुई तो फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में यूज करूंगा। ये किड्स, अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप आ जाएं तो बच्चे dz तो उसी तरह है ना आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। यहाँ पे आपके बेटा जी अगर आप r के अलावा मूव करते हैं तो ठीक है, एक जगह पे r है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो r प्लस डी आर हो जाएगा, तो छोटी सी लेंथ क्या है उसको आप डी आर कह सकते हैं। लेकिन जब आप एंगल के अलावा मूव करते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो बच्चे ये वाली जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, इसकी लेंथ क्या होगी, r इंटू डी फाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल लेंथ है ये कर्व के अलॉन्ग जो है, दिस इज इक्वल टू r टाइम्स डी फाई। और हमारे पास ये जो तीन जो डिफरेंशियल डिस्टेंसेस हैं, r के अलॉन्ग डी आर होगा, फाई के अलॉन्ग r इंटू डी फाई होगा, और z के अलॉन्ग डी जेड होगा। तो अगर आपने वॉल्यूम मालूम करना होगा तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये ज्यादा खूबसूरती से नजर आ रहा है। और मैं कुछ चीजें मैंने बतानी है आपको याद रखने के लिए। बच्चे यहाँ पे रो का मतलब r है, ये बस थोड़ी सी चीजें आगे पीछे गड़बड़ हुई हैं, तो मैंने फिगर्स कहीं से उठाई हैं मैंने। तो बेटा जी ये देखें, ये जो लेंथ है ना पी क्यू, ये किसके बराबर है, जेड डी जेड है ना, जेड के लॉन्ग है ना ये, जहाँ पे मैं कर्सर चल रहा है। यस सर। बेटा जी ये वाली जो है, ये वाली जो क्यू बी है या बी क्यू कह दें इसको, क्यू बी या बी क्यू, ये क्या होगी, आर इंटू डी फाई है ना। और ये वाली जो लेंथ है एस पी जो है या आर क्यू जो है, ये बराबर होगी डी आर के बराबर होगी। तो ये आप इस देख रहे हैं आपके पास एक एलिमेंटल रीजन बन रहा है, या अगर आप इसको जब ये बहुत छोटे होंगे तो ये क्यूब के करीब होगा ये। तो उसमें एक लेंथ जो है, ये वाली जो लेंथ है एस पी लेंथ जो है डी आर के बराबर है, और ये वाली जो कर्व्ड लेंथ है जिसको ए पी कह दें या पी ए कह दें या यहाँ से क्यू बी या क्यू बी कह दें, दिस इज इक्वल टू आर टाइम्स डी फाई। और ये तीसरी जो लेंथ है डी जेड के बराबर है। तो इन तीनों लेंथ्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यू विल गेट द डिफरेंशियल वॉल्यूम, यू विल गेट द डिफरेंशियल वॉल्यूम रो डी फाई इनटू डी जेड। इस तरह बेटा जी जैसे फर्स्ट के ये वाला जो एरिया है, ये जो बाहर वाला जो एरिया है जिसको मैं ए पी क्यू बी कह सकता हूं, ये वाला जो बाहर वाला है। तो बच्चे ये वाली लेंथ किसके, आर रो इंटू डी फाई के बराबर है, ये लेंथ डी जेड के बराबर है। तो इसका एरिया क्या होगा, रो इंटू डी फाई इंटू डी जेड। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, आर की डायरेक्शन है। तो साथ आप क्या लिख लेंगे, आप इसको ए सब रो हैट, आर या रो ए की बात है। तो बच्चे ये जो डी एस रो एज ए वेक्टर होगा, रो इंटू डी फाई टाइम्स डी जेड इंटू ए सब रो हैट आपके पास होगा। और जब आप वेक्टर को, डिफरेंशियल वेक्टर को लिखेंगे तो डी रो ए रो हैट प्लस आप लेंथ आनी है, तो डी फाई जो है ना ये एंगल है, एंगल की डायमेंशन कोई नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है, ये रेशो होती है लेंथ की। तो रो इंटू डी फाई ए सब फाई हैट प्लस डी जेड इंटू ए जेड हैट। तो ये इस तरह आप जो है ना इसको आप लिखेंगे, डिफरेंशियल लेंथ को, डिफरेंशियल सर्फेसेस को, डिफरेंशियल एरियाज को, या डिफरेंशियल वॉल्यूम्स को। यहाँ बच्चे को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये डिफरेंशियल सरफेस का जरा रिपीट कर दें। डिफरेंशियल सरफेस कोई एक सरफेस बच्चे कह दें जो जिसका मैं कैलकुलेट, जैसे मैंने अभी की थी ये वाली नहीं, ये जो बाहर वाली सरफेस बनती है छोटी सी, इसके ऊपर मैं कर्सर चला रहा हूँ, नजर आ रहा है सबको बच्चों? जी सर वो उस वक्त समझ नहीं आ रही थी ये ए पी क्यू बी। बच्चे अगर इसका एरिया मालूम करना तो क्या होगा, ये वाली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ, यही होगा ना, ये वर्टिकल लेंथ और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है ना। ये किड्स हॉरिजॉन्टल लेंथ किसके बराबर है, ये वाली जिसको मैं पी ए कह रहा हूँ, सर ये ए फाई के बराबर, ए रो के बराबर होगी, रो डी फाई के बराबर होगी, रो डी फाई होगी। और बच्चे ये लेंथ किसके बराबर होगी, जेड के बराबर डी जेड होगी। तो एरिया मालूम करेंगे तो रो इंटू डी फाई टाइम्स डी जेड, यही आएगा ना एरिया इसका। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, रो। तो आप देखें ये वाला जो पहले वाला जो है। अब एक और एरिया की बात करते हैं हम इसको, जैसे फर्ज किया ये जो इसकी बात कर लें, ये वाला जो इस तरफ को एरिया जो उस तरफ नजर आएगा, या इस तरफ वाले की बात कर लें, ये सामने में नजर आ रहा है एस पी क्यू आर, ये वाला एस पी क्यू आर। बच्चे इसके देखें ये वाली लेंथ किसके बराबर है, ये वाली जो एस पी कह रहा हूं मैं, ये लेंथ किसके बराबर है, रो के बराबर। वेरी गुड बच्चे।
और ये बेटा जी ये वाली जो पी क्यू है डीसी डी जेड, तो इसका एरिया क्या होगा डी आर इंटू डी जेड या डी रो इंटू डी जेड, ऐसी होगा ना। इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा ए सब पाई, एग्रीड। तो इसमें नेगेटिव साइन के साथ आएगा और इसका जो ऑपोजिट फेस है उसमें क्या आएगा आपके पास, वो ए सब पाई पॉजिटिव वाला आएगा। तो इस तरह आप डिफरेंट सर्फेसेस जो है, अब ये वाली जो ऊपर वाली सर्फेस है टॉप वाली, ये वाली देखें बच्चे, ये लेंथ पी ए लेंथ किसके बराबर कहा था थोड़ी देर पहले आपने, डी रो रो इंटू डी फाई, ये वाली ये पी ए जो है, पी ए जो है रो इंटू डी फाई, एग्रीड। ये एस पी जो है ये डी रो के बराबर है, तो एरिया क्या होगा रो डी रो इंटू डी फाई, और डायरेक्शन कौन सी होगी जेड हैट वाली, है ना। तो ये आपके पास रो डी फाई डी रो इंटू ए सब जेड हैट। तो इस तरह आप जो है ना डिफरेंशियल सर्फेसेस जो है ना उनको आप इमेजिन कर सकते हैं। सर ये रो डी5 कैसे आता है, सिर्फ रो नहीं आता? जी बट बेटा ये जो पी ए है ये वाला जो कर्व्ड है ये किसके बराबर होगा, सर ये एस पी रो तो के- डी रो होगा ना, ये इस डायरेक्शन में रो है, सही। तो ये वाला डी रो होगा। ये जो फाई की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप, ठीक है, एजीमुथली ऐसे मूव करना है आपने, एक्स वाई प्लेन में मूव करना है आपने, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो फाई की डायरेक्शन होगी ना ये। तो ये कर्व्ड पाथ की लेंथ किसके बराबर होगी, ये कर्व्ड पाथ पी ए जो है कर्व्ड पाथ है, ये किसके बराबर होगा ये, सही सी आर थीटा सही हो गया सर, रो डी5। ठीक है। तो रो इंटू डी फाई होगा या नहीं होगा, जी सर होगा, होगा सर। कन्विंस्ड है, एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड। यस सर। सो तो इस तरह आप जो है बच्चे इसको इमेजिन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आज मैं इधर ही छोड़ता हूँ, दैट्स इनफ। आप अगली मैं करूंगा तो कंफ्यूज होंगे आप लोग बच्चे। गो बैक टू योर बुक्स, और इसमें ये जो मैंने आपके साथ जो पॉइंट्स शेयर किए हैं इन पॉइंट्स को दोबारा रिपीट करें। कल हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स करेंगे, कल सैटरडे है। इज इट पॉसिबल कि वी कैन मीट ऑन सैटरडे? यस सर Yes, sir. आप बता दें आप कब किस टाइम पे बेटा जी? सर कोई भी टाइम सर ये बता दें। 9:30 ठीक है। 9:30 सर 11 बजे। वो जो फिजिक्स के बच्चे हैं ना आपके पैरेलल, उनका टाइम रखा हुआ है 9:30 से। सर 10 कर लें बजे सर। कर लें सर। 11 बजे कर 11 बजे कर लें। 11 से आधा पौना घंटा भी काफी होता है, क्योंकि इसमें जो हमने चीजें लिखी होती है डिस्कशन ही करनी होती है, इसमें जरूरी नहीं 11 पूरा बजे ठीक घंटा। है सर। सर 11 तो ठीक 11 o'clock, ठीक है। अगर उससे मुझे कहीं जाना हुआ तो मैं उससे पहले आपको कॉल करके बुला लूंगा, आप 10 बजे भी तैयार रहिएगा, हैं। यस सर। सही है। ओके सर। 10 o'clock में आपको ना व्हाट्सएप सर। भेजूंगा। तो मेरा ख्याल है मुझे आपकी फीडबैक जो आप लोग जिसका क्वेश्चंस कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही इंटरेस्ट लेते रहेंगे। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग जो है ना इसमें अपना इंटरेस्ट भी डेवलप करें, और फिर इन चीज़ों को आप समझ जाएं। और एक दफ़ा अगर आप समझ गए इंशाल्लाह ताला, तो आप फिर काफ़ी इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे अपने आने वाले कैरियर के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो बुक साथ साथ पढ़े, मैंने आपको बता दिया विलियम हेट की बुक है, और उसका चैप्टर 1 ये भी चल रहा है, ठीक है जी। सही और है। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मेरा ख्याल है मैं फिर ये जो शेयरिंग है ये ख़त्म करता हूँ।